ये आकाशवाणी है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। इस उपलक्ष्य में रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत और 21वीं सदी में नारी अधिकार पर केंद्रित रूपक वो नज़र जो रास्ता बन गई। आलेख और प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा, संयोजन राम अवतार बैरवा। इक्कीसवीं सदी की सुबह झाड़ू देती स्त्री। इस दृश्य का ये शीर्षक क्यों? क्या इसमें झाड़ू और स्त्री को नहीं होना चाहिए, या होना भी था तो नहीं एक साथ? बहरहाल इस बहस से बेखबर सुबह सुबह उठकर झाड़ू देने में जुट गई है स्त्री। क्या उसे ख्याल है कि ये 21वीं सदी की सुबह है और जिसे वो घर की धूल समझकर बुहार रही है, उसमें दरअसल है एक पूरी शताब्दी या समूची सहस्त्राब्दी की धूल। जमीन के ऊपर खाली छत ही नहीं, कई कई तहें हैं। वो सबको साफ कर रही बारी बारी। किताबें बहुत कम हैं, पर धूल उन पर बहुत। हाथ ऊपर कर उछल उछल कर भेदती सारे व्यूह। वो उचकती तो कुछ और ऊपर खिसक जाता आसमान। पैरों की धमक से धरती सरकती नीचे। और ऊंचा उठना है उसे ये जंजाल समेटने के लिए। घर बुहार कर भी चैन नहीं कि अब दिख रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के बीच के झोल। एक तिपाई के ऊपर दूसरी रखकर वो खड़ी पंजों के बल उचक कर। इस पूरी व्यवस्था में कुछ भी संतुलित नहीं, पंजों पर खड़ी उस स्त्री के अतिरिक्त। विश्व भर में उंगली पर गिनी जा सकने वाली मात्र सत्तात्मक या स्त्री प्रधान व्यवस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो हर दौर में वंचना के अत्यंतिक छोर पर खड़ी रही है स्त्री। वंचित और अपने अधिकारों से विस्थापित, उन अधिकारों से भी विस्थापित जो मनुष्य होने मात्र से ही हासिल हो जाने चाहिए थे। हमारे अपने देश में भी ये तस्वीर इससे कुछ अलग नहीं थी, पर धीरे धीरे इस तथ्य को इतिहास में बदलते देखने का सुख और गौरव हमें कुछ युग चेता दृष्टिबोध के धनी महान व्यक्तित्वों की बदौलत हासिल हुआ है। ऐसे ही एक प्रखर बौद्धिक और सही मायनों में आधुनिक मूल्यों के पैरोकार थे बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुंबई से समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, लेखक और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर नरेंद्र दामोदर जाधव 1927 और 1930 इन दो सालों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र में स्थित महाड़ जो जगह है वहां सत्याग्रह किया था पानी पीने के अधिकार के लिए। और उसके बाद 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए बड़ा सत्याग्रह किया था। और विशेष बात यह है कि दोनों सत्याग्रह में, विशेष रूप से कालाराम मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह में बहुत बड़ी तादाद पर महिलाओं का शामिलीकरण हो गया था। तो पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में उस आंदोलन में शरीक हो गई, शामिल हो गई। और यह बहुत बड़ी बात है, उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि आंदोलन में वो जुट जाए। वो देश में पहली बार ऐसे हुआ था कि सामाजिक आंदोलन में महिलाओं का भी सहभाग हो रहा था। यूं तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्वयं एक वर्ण व्यवस्था के शिकार, वंचित, शोषित
और भेदभाव झेल रहे समाज के बीच हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में 14 अप्रैल को, और साल था 1891। लेकिन खुद के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय और दुराग्रह के पहाड़ों के बरक्स अपनी जमीन बालक भीमा ने अपनी मेधा और दृढ़ता के बूते तैयार किए, किसी की अनुकंपा पर नहीं। बहुत जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि मनुष्य मात्र होने का सम्मान और मानवीय अधिकार किसी और मनुष्य की सुविधा के मोहताज नहीं हो सकते, और इसके लिए एक वृहद सामाजिक राजनैतिक सुधार आंदोलन और दृष्टि की जरूरत होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को एक बहुत ही उपयोगी सीख दी है कि अमृत भी उसी समुद्र से निकलता है जिससे विष निकाला हो। बस आवश्यकता पूरे मन से किए गए मंथन की है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसी सीख को अपने जीवन में आत्मसात किया। जीवन में कितने भी कष्ट रहे मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी साधना और कठिन परिश्रम के साथ अपने व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण किया, और फिर उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित भी किया। देश और विदेश के उच्च संस्थानों में और वहां के समाज के अध्ययन ने उन्हें इसके लिए तैयार किया कि वो वंचितों के अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से रखते चलें। बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड आईपीएस, बुद्धिज्म में डीलिट, लेखक और समाज सेवी डॉक्टर बीपी अशोक। किसी भी समाज के जब अधिकारों का हनन होता है तो उसकी शिकार सबसे पहले महिला ही हुआ करती है। तो बाबा साहब के द्वारा जो एक आइडियल सोसाइटी की बात है जो उनके विचारों में आती है, मानवाधिकारों के बहुत बड़े चैंपियन थे। एक पुलिस अधिकारी होने की हैसियत से हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से, उनके विचारों से जो चीजें हम लोगों ने सीखी, प्रेरणा ली, उसको अपने जीवन में ढाला और ये प्रयास किया कि हम कोई भी हाई हैंडेड एक्शन इस देश के समाज के साथ ना करें। जहाँ भी हम तैनात रहे एक पुलिस अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वहाँ पर हम लोगों की बात सुने। तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जो संदेश है न सिर्फ संविधान का बल्कि उनकी विचारधारा का भी, वो बुद्ध से प्रेरित रहे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संविधान उन्होंने अध्ययन किए उन सब का प्रभाव उनके ऊपर रहा। और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें उन्होंने अपने जीवन के दर्शन में शामिल किए, जिसका लाभ महिलाओं को मिलता है। और उनसे प्रभावित होने वाले, प्रेरणा लेने वाले जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील रहते हैं। जैसा जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले, हाशिए पर खड़ी अपने अधिकारों से विस्थापित स्त्री उनके आंदोलन और विचार भूमि के केंद्र में रही। डॉक्टर नरेंद्र दामोदर जाधव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे देश के एक महान राष्ट्रीय नेता थे और उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपना योगदान सातत्यपूर्ण तरीके से दिया है। अगर पीछे जाकर इतिहास की तरफ देखते हैं तो उन्होंने साउथ बोरो कमेटी 1919 में जो हमारे देश में पधारी थी, मतदार संघ की रचना कैसे होनी चाहिए इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए साउथ बोरोस कमेटी का आयोजन किया गया था। उसके सामने जब पहली बार बिल्कुल जवान, तब तो वो 28 बरस के नौजवान थे और अमेरिका से अपनी उच्च शिक्षा किसी कारण अधूरी छोड़कर वे भारत में वापस लौटे थे। लेकिन आते ही जब साउथ बोरोस कमेटी आ गई तो उन्होंने उनके सामने अपना बयान पेश किया। ये जो बयान था उसमें उन्होंने मतदार संघ ये जितना व्यापक होगा उतना बेहतर होगा, ये बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया। और वहां उन्होंने कहा कि पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
वो इसलिए है कि 1919 ये वर्ष ऐसा वर्ष था जब अमेरिका में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। नाव तूफान से लाई किनारे भीम बाबा ने, किया दुनिया में प्यारा काम प्यारे भीम बाबा ने, बनाई देश की घटना हमारे भीम बाबा ने, निराली राह दिखलाई हमारे भीम बाबा ने, निराली राह। 1927 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें लगभग 3000 महिलाएं मौजूद थीं और वहां उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। कितना गहन मीनिंग है इस सेंटेंस में। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के निदेशक आकाश पाटिल। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज के पैरामीटर्स होते हैं। हम अपने आप को विकसित कैसे बोलेंगे कि हम विकसित तभी हो सकते हैं जब हमारी महिलाएं विकसित, शिक्षित और सक्षम बनेंगी। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं की आवाज तक दबा दी जाती थी, अंबेडकर उन्हें समाज की असली शक्ति बता रहे थे। एक और मैं उनका कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागरूक किए बिना राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है। बहुत गहन बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें बताई है। जो भी आर्टिकल्स आए, चाहे आर्टिकल 14 की हम बात करें, 15, 16, उन्होंने ये हमें सिखाया, उन्होंने ये हमें इंश्योर किया, लॉ के द्वारा संविधान में इंक्लूड किया और ये सुनिश्चित किया कि जब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे तो हमें डे 1 से, उस समय से महिलाओं को इक्वल अधिकार हर जगह मिलने चाहिए और इसी से हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की, उन्होंने कानून का सहारा लेकर व्यवस्था बदली। फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने वाली महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। खान मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करें तो वो वाइसरॉय काउंसिल में कार्यकारी श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है, जिसने ये सुनिश्चित किया कि कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। और यही नहीं, 1938 में बॉम्बे विधानसभा में उन्होंने मांग की कि महिलाओं को जन्म नियंत्रण सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं के स्थान की पुरजोर वकालत की थी डॉक्टर अंबेडकर ने। बाबा साहेब की दीक्षा भूमि नागपुर में समाज सेवा के उच्च अध्यापन से जुड़ी डॉक्टर अरुणा गजभिये। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में जो महिलाओं को भागीदारी मिली है उसमें सबसे पहला प्रयास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं के स्थान सुरक्षित हों, उनकी सहभागिता हो और कुछ सीट उनकी भी रहें ताकि वे निर्णय प्रक्रिया में सहभागी हो। ये बहुत ही नामुमकिन सा लगने वाला प्रयास था जिसके लिए काफी विरोध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सहना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के विकास में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में अविस्मरणीय योगदान है जिसे हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे और उसके लिए हम सभी महिलाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हमेशा ऋणी रहेंगी। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान था हिंदू कोड बिल, जिसकी मुखालिफत जाहिर है उस समय जोरदार तरीके से संसद में और समाज में हुई। ये उस सोच को चुनौती देने वाला कदम था जिसने लंबे अरसे से महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा था। डॉक्टर नरेंद्र दामोदर जाधव। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हिंदू कोड का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा था, वो प्रस्ताव क्रांतिकारी प्रस्ताव था जिसमें महिलाओं को पूरी तरह पुरुषों के जैसे हक मिलने वाले थे। महिलाओं को एडॉप्शन करने का अधिकार भी वहां प्राप्त होने वाला था और
महत्वपूर्ण बात यह है, अंतरजातीय विवाह करने का स्वातंत्र ये भी उन्हें मिलने वाला था। ये जो बदलाव था, ये जो बिल था, वो क्रांतिकारी बदलाव था और उसके ऊपर 3 वर्ष चर्चा चलते रही। शुरू में तो पंडित जी ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये बिल इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे हमारी गवर्नमेंट गिर भी जाए तो भी परवाह नहीं, हम इसको एक्ट में कन्वर्ट करके ही रहेंगे, इसको पास करके ही रहेंगे। 3 वर्ष तक ये चला रहा, लेकिन आखिर ये हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पीछे मुड़ गए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को बुला के कहा कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी, हम ये पूरा सम्मत नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि इस सेशन में हम इसको 50% तक अप्रूव कर लेते हैं और बाकी जो है वो अगले पार्लियामेंट में हम सौंप देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्घ्यम त्यजति पंडितः, सब जब विनाश हो रहा है तो 50% पर ही समाधान सियाना आदमी कर लेता है। तो उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन 15 दिन के बाद उनको फिर से बुलाया गया और उनसे कहा गया कि माफ कीजिए, आपका कोई भी इसका प्रावधान हम अप्रूव नहीं कर सकते हैं। तुरंत ये विशेष बात है कि उसी क्षण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। स्त्री पुरुष समता के विषय से हमारे देश में अपने मंत्री पद को त्यागने वाला एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन स्त्री अधिकारों की नींव का सबसे बड़ा और मजबूत पत्थर बाबा साहेब रख चुके थे और जिस पर एक के बाद एक नई मंजिलों के जुड़ने से सशक्तिकरण की इमारत खड़ी होती गई। डॉक्टर जाधव, आप देखेंगे कि उसके केवल 10 वर्ष के अंदर तो सारे कायदे मंजूर हो गए, सारे कायदे मंजूर हो गए एक एक करके। लेकिन उसके लिए संघर्ष किया था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, और वो देश के विचार में कितने आगे थे इसका ये प्रतीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक महिलाओं को अपने अधिकार देने का सवाल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान ये अनन्य साधारण रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। इस बिल से जो 4 कानून बने, उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। हिंदू विवाह अधिनियम, जिसने महिलाओं को तलाक और भरण पोषण का अधिकार दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिससे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, जिसने उन्हें कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति दी। और हिंदू संरक्षकता अधिनियम, जिससे वो अपने बच्चों की कानूनी संरक्षक बन सकें। आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। और ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं थे, बल्कि इन्हीं से आगे चलकर 1961 का दहेज निषेध अधिनियम और 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे मजबूत कानून बने और महिलाओं के लिए रास्ते थोड़े आसान हुए। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता मधु तलवार, उनके विजन जो बहुत ब्रॉड था और आज की डेट में हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट ही कर रहे, क्योंकि उनका जो वुमेन एजुकेशन को लेके था, उन्होंने ये बोला था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज फॉर वुमेन। अगर एक वुमेन एजुकेट होता है तो एंटायर फैमिली एजुकेट होता है। हमेशा उन्होंने यही किया कि एजुकेट एंड एजुकेट वुमेन। और उनका विजन जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। अंडर आर्टिकल 14 वुमेन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल है अंडर आर्टिकल 14। अंडर आर्टिकल 15 में भी, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वुमेन के साथ, वो भी आर्टिकल 15 में। और आर्टिकल 16 में वुमेन मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड पब्लिक ऑफिसेस। और आर्टिकल 39D में इक्वल पे वुमेन को मिलना चाहिए। और आर्टिकल 42 में मैटरनिटी बेनिफिट में वुमेन को मिलना चाहिए।
क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम में वुमेन को रेस्ट ही चाहिए, तो ये भी उन्होंने ध्यान में रखा। तो वो आर्टिकल 42 में भी वो इंक्लूड किए हैं। वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी मिलना चाहिए। उन्होंने हर चीज, उनका इतना ब्रॉड विजन था और आज की डेट में हम उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। और ये सब इसलिए संभव हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने उन मुद्दों को छूने की हिम्मत की जिन्हें समाज और राजनीति छूना तो दूर, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। इसी तरह के विचार हैं नागपुर से साहित्यकार और समाज सेविका डॉक्टर रूपा कुलकर्णी बोधि के। तो महिलाओं की उन्नति के बारे में भी हमारे देश के अंदर जो वो कोसों दूर थी, धन से दूर, शिक्षा से दूर, सक्सेशन जो रहता है, संपत्ति का अधिकार, उससे दूर, कोई निर्णय लेने के वो कभी भी अधिकारी नहीं कही जाती थी। तो उसे थोड़ा मानवीयता के हक उसके क्या है, ये सब जानकारी बाबा साहब ने पहले दी उसको। तो देखिए, महाड़ का संग्राम पूरे विश्व में प्रख्यात है बाबा साहब का। हजारों महिलाएं जो शामिल हुई थी, उन्हें मूवमेंट के अंदर, संघर्ष के अंदर लाना। देखिए, बाबा साहब का संघर्ष की समता पर ही आधारित था। ये बहुत बड़ी बात है कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये कोई बाबा साहब के लिए दिखाने के शब्द नहीं थे। शोभा उत्पन्न करना ये कोई उनका काम नहीं था, ये कोई उनका मकसद नहीं था। उन्हें ये चाहिए था कि संघर्ष का भी इतिहास जब लिखा जाएगा, तब उसमें यदि कोई इतिहासकार ये लिखे कि अरे क्या उसमें तो एक भी स्त्री नहीं दिखी, तो बाबा साहब ने सबसे पहले आह्वान किया महिलाओं को कि उसके कारण हर एक घर से जैसा पुरुष निकला वैसी महिला भी बाहर निकली। और वो सारे के सारे जब महाड़ में इकट्ठा हुए, तब महिलाओं को अलग तरह से बाबा साहब ने जो संबोधित किया है, उस भाषण को मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि इतना सरल भाषण आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने बहुविवाह, तलाक और जाति आधारित विवाह जैसे मुद्दों को सार्वजनिक बहस में शामिल किया और महिलाओं को ये अधिकार दिया कि अगर रिश्ता सम्मान नहीं दे रहा तो उससे बाहर निकलना भी एक विकल्प है। आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक सुधारक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाति, लिंग और पितृसत्ता तीनों को एक साथ चुनौती दी। अब सोचिए, आज जिन चीजों को हम आम मानते हैं वो कभी क्रांति से कम नहीं थी, और डॉक्टर अंबेडकर उस क्रांति के नायक थे। निराली राह दिखलाई हमारे भीम बाबा ने, निराली राह दिखलाई हमारे भीम बाबा ने। नाव तूफान से लाई किनारे भीम बाबा ने, किया दुनिया में प्यारा काम प्यारे भीम बाबा ने। बनाई देश की घटना हमारे भीम बाबा ने, निराली राह दिखलाई हमारे भीम बाबा ने। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही असली सशक्तिकरण है, इसलिए उन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज बदलता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि कोई महिला उन्नति करती है तो पूरा सामाजिक और आर्थिक तंत्र सशक्त होता है, जिसका अनुभव हम आज बहुत ले रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने महिलाओं के लिए जो सामाजिक सक्षमीकरण की योजनाएं बनाई है और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई है, उसके माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रगति की दिशा पे चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया है। यह अधिनियम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों की दिशा में एक ठोस कदम है
जिससे महिलाओं को नीतिगत फैसले में प्रभावी भागीदारी भी मिलेगी और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत भी किया जा सकेगा। महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी बन चुका है। महिलाएं आज कृषि से लेकर स्टार्टअप्स, विज्ञान से लेकर सेना तक हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बोए गए समानता और सशक्तिकरण के बीच आज महिला नेतृत्व विकास के रूप में फल फूल रहे हैं। स्त्री अधिकारों और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात हो तो उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर को याद करना जरूरी है। भले ही उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भाषण न दिए हों या कानून न बनाए हों, उनकी भूमिका महिला सशक्तिकरण में अत्यंत मूल्यवान रही। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पत्रों और लेखों में रमाई को अपने जीवन की आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति कहा और दर्ज किया कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सहयात्री, सहनशील मार्गदर्शक और अंदरूनी ताकत थी। बाबा साहेब जीवन के अंतिम दौर में मानव अस्तित्व और जीवन के दर्शन के प्रश्नों के बीच 1956 के अक्टूबर में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और उसी वर्ष 6 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरा नाम सुमेधा बौद्ध है। राजस्थान का जो धौलपुर जिला है वहाँ से मैं एक महिला हूँ और दूसरा दलित महिला हूँ। समाज क्या होता है, इज्जत क्या होती है, ये चीज हम लोगों को नहीं पता था। तो बाबा साहब की हर मीटिंग में हमारी फैमिली के लोग जाते थे। पिताजी भी उस समय थे। पिताजी हमारे पैदा हुए थे 1939, अभी उनकी डेथ हुई है। और हमारे समाज की काफी सारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे पहुंची है, राजनीति में आगे पहुंची है। तो हमें जो कुछ मिला है, हमें केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। अगर वो नहीं होते तो हम लोग आज भी वहीं होते। जो हमें दे गए हमारे संविधान निर्माता, जो हमारी मुक्ति कर गए, उन्हें हम सब कुछ मानते हैं, वो हमारे भगवान हैं। Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. चलते चलते ये याद दिला दें कि एक वंचित, शोषित और भेदभाव झेल रहे समाज के बीच लगभग 134 साल पहले जन्मे भीमा की जन्मभूमि महू को आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। जब तक बाहों में बल है, धमनियों में रक्त प्रबल है। जब तक बाहों में बल है, धमनियों में रक्त प्रबल है। दिल में नहीं पल भर कल है, दिल में नहीं पल भर कल है। बिन किए देश उद्धार, हम भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और 21वीं सदी में नारी अधिकार पर केंद्रित रूपक वो नजर जो रास्ता बन गई। आलेख नवोदिता मिश्रा का था। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर। कविता प्रेम रंजन अनिमेश की थी। कविता पाठ नवोदिता। प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह। संयोजन राम अवतार बैरवा। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।